नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्य सभा टेलीविजन की खास पेशकश गोष्ठी में। मैं हूं स्वाति भाटिया रावत। आज गोष्ठी का कारवां आ पहुंचा है सोनीपत में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हरियाणा खेलकूद के क्षेत्र में सबसे आगे है। यहाँ पे कई खिलाड़ी हैं जो उभर कर सामने आते हैं। ऐसे में हरियाणा में महिलाओं का स्तर कितना बदला है, यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं जो खेल जगत को अपना भविष्य बनाती हैं, आज की गोष्ठी इसी पर। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गीता फोगट जो कि रेसलर हैं, ओपी यादव जो कि चीफ कोच हैं, और साथ ही अनीता शोराण जो कि रेसलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये बताइए कि हरियाणा क्षेत्र में महिलाओं का क्या स्तर है। ओपी जी, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है मैम, डिफरेंट एस्पेक्ट अगर आप देखें, चाहे वो भ्रूण हत्या की बात हो, चाहे दोनों का रेशो की बात हो, मेरे को नहीं लगता कि बहुत अच्छा है वुमेन का हरियाणा के अंदर। और बहुत हमें आगे जाना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है तो दुनिया के अंदर। जी अच्छा, गीता आप कैसे देखती हैं यहाँ पे महिलाओं का क्या स्तर है? जैसा कि कोच साहब ने बताया कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं इस चीज़ में। तो क्या बदलाव आपने देखा अनीता, यहाँ पे किस तरह का बदलाव आया है? एक ज़माना था जहाँ शायद महिलाओं को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। भ्रूण हत्या के बारे में यहाँ पे चर्चा हुई कि भ्रूण हत्या होती है, उसके बावजूद रेशियो के बारे में भी आपने बोला कि यहाँ पे सेक्स रेशियो कम है फीमेल्स का। तो आपको क्या लगता है कि उसमें क्या बदलाव आया है अब? देखिए, मुझे तो लगता है कि मतलब पहले से तो बेटर है अब लड़कियों की का स्तर, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही लो है, मतलब एजुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है करना, यानी कि अभी मंजिल बहुत दूर है। जी अच्छा, खेल जगत से अगर हम महिलाओं का स्तर जोड़ें, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो हरियाणा जो है वो खेल क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन उसमें मेल संख्या जो है, एक पुरुष की संख्या वो ज़्यादा होती है। उस स्थिति में आप महिलाओं की स्तर कहाँ तक देखते हैं? ऑफ कोर्स पहले से हम कंपैरिजन करें तो काफ़ी ऊपर है हरियाणा। और चाहे वो ओलंपिक की बात हो तो हरियाणा का प्रतिनिधित्व तो सबसे ज़्यादा रहा है ओलंपिक में। लेकिन महिलाओं की अगर अलग से हम बात करें तो काफ़ी ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत आने की हमें ज़रूरत है। अगर संख्या के हिसाब से देखें या दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो मेरे को लगता है कि और ज़्यादा हमें काम करना चाहिए वुमेन के ऊपर। और उनको खास कोई पॉलिसी अलग से मैं नहीं देखता कहीं भी कि अलग से वुमेन के लिए कहीं ऐसी खास पॉलिसी हो जो सिर्फ वुमेन के लिए हो, ऊपर आने के लिए। और मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूर, यानी कि अभाव है कहीं ना कहीं पॉलिसीज का। तो आप कहाँ देखते हैं कि हरियाणा में खेल जगत कहाँ पर है, कहाँ तक सीमित है या कहाँ तक बढ़ सकता है? देखिए, गांव में पहुंच गया है खेल, ये तो मानना पड़ेगा हमें। और जैसे मैं कुश्ती से संबंध रखता हूं तो कुश्ती में जितनी भी लड़कियां हैं लगभग सभी गांव से हैं। पहले पेरेंट्स स्कूल में भेजने से थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, लेकिन अभी गीता आपके सामने है, अनीता है, गीता एक आइकॉन बन गई है। और इससे भी मेरे को लगता है कि आगे गीता भी एक प्रेरणा का काम करेगी और ऊपर आएंगे। अच्छा गीता, आप बताइए, आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आप विनर रही हैं और आप पहली ऐसी देश की महिला हैं जो रेसलिंग से आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इस स्तर पे आप क्या सोचती हैं कि कितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए आपको या कितना मिला है? अभी मेडल मिलने के बाद या क्वालिफाई के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रोत्साहन दिया है मुझे भी और जितने भी खिलाड़ी और जिन्होंने मेडल जीते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है। लेकिन जो चीज़ हमें शुरुआत में जब हम गेम स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ जो हमें मेडल मिलने के बाद मिलती है, वो अगर स्टार्टिंग से मिले तो हमारे रिजल्ट खेलों में और भी काफ़ी अच्छे हैं। अनीता, जैसे गीता ने बताया कि स्टार्टिंग में अगर उतनी मदद मिले या उतना प्रोत्साहन दिया जाए तो शायद गेम खेलना बहुत आसान हो जाए। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है अपनी ज़िंदगी में? मेरा बिल्कुल रहा है। मेरे को गांव में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और गांव में रेसलिंग हॉल तो हमारे भिवानी में भी नहीं है, गांव की तो दूर की बात है। और मुझे गांव से शहर आना पड़ा गेम के लिए। और शहर में मतलब प्रॉब्लम आती थी गांव से आने में। और माता पिता अपने मतलब नहीं भेजते शहर में लड़कियों को। तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आई। और बाद में मतलब जब मेडल आता है तब हम जाने जाते हैं, मतलब उसी टाइम। उससे पहले कोई नहीं जानता, कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देती, तो उस टाइम पर ज़्यादा ज़रूरत है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि हम रेसलिंग को जब हम बात करते हैं, कुश्ती के बारे में बात करते हैं, तो कुश्ती एक बहुत ही पुरुष प्रधान टाइप गेम है। इसमें माना जाता है कि हमेशा पुरुष बहुत स्ट्रांग है तो वो खेल सकता है, उसी को अभी तक मौके मिले हैं इतने। अब ऐसा क्या आप लोग के जहन में आया है या किस तरह से बदलाव हुआ कि महिलाएं भी कुश्ती का रुख कर रही हैं? मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि हमने ये चैलेंज के रूप में ले रखा है कि हम है ना लड़कों से ज़्यादा परफॉर्मेंस देंगे और लड़कियों का इतना बढ़िया कोऑपरेशन मिल रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में गीता और बबीता दोनों बहनों के ब्रॉन्ज मेडल आए। 2 मेडल एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में बॉयज़ में नहीं आए। तो हम प्राउड फील करते हैं इस बात से। और हमें ये भी चैलेंज कर रखा है कि हम इनके आगे निकलेंगे और उसमें लड़कियां भी इसी मोटिवेशन को लेके चल रही हैं। और जैसे इसका एग्जांपल है आपके सामने मैं दे रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि वर्ल्ड कप के लिए लड़के कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लड़कियों ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेसलिंग। अच्छा, वो लड़के कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए। सुशील ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, लेकिन पूरी टीम की परफॉर्मेंस देखी जाती है क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप में। तो पूरी टीम की परफॉर्मेंस हमारी लड़कों से बेटर रही है और उससे हम प्राउड फील कर रहे हैं, हमारी लड़कियां भी और एज कोच मैं भी फील कर रहा हूं। क्या लगता है गीता आपको? मेरे लिए मेरे माँ बाप का सपोर्ट काफ़ी रहा है, क्योंकि मेरे फादर थे, वो भी रेसलर थे, मेरे दादाजी थे, वो भी रेसलर थे। तो मेरे फैमिली का बैकग्राउंड रेसलिंग का रहा है, तो इस वजह से भी इसका भी मुझे फ़ायदा मिला है। और आपको अनीता, आपको कौन सी ऐसी फैक्टर था जिसने बोला कि नहीं मुझे यही प्रोफेशन चाहिए? रेसलिंग जो है वो गांव मतलब हरियाणा में बहुत ही पॉपुलर है और गांव से जुड़ा हुआ गेम है और हर कोई जानता है कि कुश्ती क्या होती है और लोगों का इंटरेस्ट भी है कुश्ती में। और मेरे दादाजी रेसलर थे तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं कोई भी गेम करूं, लेकिन एक बार मुझे मिल जाए वो जगह, तो फर्स्ट टाइम मुझे रेसलिंग कोच मिले तो मैं रेसलिंग में आ गई। जैसे कि अभी अनीता ने बताया ओपी जी कि यहाँ पे हम ये लोग जो प्रशिक्षण लेते हैं इनके पास इनके कोच होते हैं, तो जब आप इन सबको प्रशिक्षण देते हैं, इन्हें कुश्ती सिखाते हैं, किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? मेरा व्यक्तिगत तौर पे तो ये मानना नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज है या ऐसा कुछ है, लेकिन देखा जाए तो खासतौर पर हरियाणा में अभी भी कंजर्वेटिज्म है। और शुरू में तो बहुत ही पेरेंट्स को कन्विंस करना जब स्टार्ट हुई थी रेसलिंग, तो काफ़ी इवन एडिटोरियल लिखे गए थे कि ये गलत हो रहा है। कुछ लोगों ने अपने व्यूज़ दिए थे, जो पुराने पहलवान थे उन्होंने वो भी अगेंस्ट थे। जब मैं मैट पे जाता हूँ मैं ये भूल जाता हूँ कि ये लड़कियाँ हैं लड़के हैं, ये हमारे प्रोफेशन की डिमांड भी है। और जैसे हमारा कंटैक्ट गेम है और मैं एक खुश नसीब हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इस लेवल पे नहीं सोचते। फिर भी ध्यान दूसरे जो लोग हैं वो थोड़ा सा उस नज़र से देखते होंगे। जितनी चीज़ें, जितना खुलापन जितना होना चाहिए, जितना मैं समझता हूँ वो तो नहीं है, फिर भी पहले से फ़र्क है और जो समस्याएं पहले आती थी वो थोड़ी सी कम हुई हैं। जी जी, इस पर हम और चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में खेल जगत से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। गीता, आपके सामने कौन सी चुनौतियां आई जब आपने इस गेम को, कुश्ती को अपनाया था? हमें इतने चुनौतियों का या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था। लेकिन मेरे फैमिली को काफ़ी इस चीज़ में परेशानियां हुई, लोगों की बातें सुनने को मिली कि लड़कियों की रेसलिंग करवा रहे हैं। और पापा ने, मैं नहीं, जितनी भी मेरी सिस्टर थी सभी को रेसलिंग में लगा दिया था, जिसकी जितनी भी एज थी। तो गांव में भी लोग बोलते थे, मेरे परिवार में भी कुछ ऐसे थे जो बोलते थे कि गांव के लोग खिलाफ हैं तो नहीं करवानी चाहिए कुश्ती। लेकिन अब उस टाइम को और इस टाइम को देखने, अब मैं मेडल लेकर आती हूँ या मैं ओलंपिक में गई या कॉमनवेल्थ में मेडल लिया, तो उसके बाद वही गाँव के लोग बोलते थे कि अगर महावीर, पापा जी का नाम श्री महावीर सिंह है, तो कि महावीर ऐसा नहीं करता, अगर महावीर उस टाइम पर छोड़ देता तो ये बच्चियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। यानी कि कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाते हैं, उसका प्रोत्साहन देते हैं। अच्छा अनीता, जब आपने कुश्ती शुरू करी, एक महिला होने के नाते इतना बड़ा डिसीजन लेना, एक खेल में आना और स्पेशली एक ऐसी जगह से जहाँ पे महिलाओं को इतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, उस तरफ से जब आपने एक मेडल जीता, उसके बाद नज़रें किस तरह से चेंज हुई?
समाज कैसा चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हो गई। जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट की तो मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और घर में मतलब सिर्फ एक मेरी माँ थी जो मेरी सपोर्ट करती थी कि ये भिवानी जाने मतलब शहर में ही नहीं जाने देते थे मुझे। वो कहते थे कि नहीं, गांव में ही पढ़ो और गांव में जितनी पढ़ाई है उतनी करो, शहर में नहीं जाना। तो सिर्फ एक मेरी माँ थी जो मेरा साथ दिया था, और मेरे बड़े भाई ने और पिताजी ने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब क्या ये गेम करेगी। और बिल्कुल जब गेम मेडल आया मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो बिल्कुल सारे गांव का ही नज़रिया चेंज हो गया, और वो मतलब अपनी लड़कियों को भी निकालने लगे कि भाई हमारी भी लड़की गेम करेगी अब। यानी कि आपको एक रोल मॉडल बना के उन्होंने पेश किया। अच्छा ओपी जी, जब ये गेम इस तरह से सामने आता है, इतना उभरता है, आपको क्या लगता है सरकार या प्रशासन किस तरह की मदद करती है इन खिलाड़ियों के लिए? जब खेल स्टार्ट करते हैं बच्चे, उस टाइम पर कोई उनको खास सहूलियत नहीं है, चाहे वो पॉलिसी के माध्यम से हो या किसी दूसरे माध्यम से हो। जब बच्चा एलीट लेवल पे पहुंच जाता है, यानी जब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं आप, तब आपको हाथ डालते हैं, तो माउंट एवरेस्ट पे कितने लोग चढ़ पाएंगे? जो बीच में अटक जाते हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनके पार्टनर बनते हैं एक नेशनल लेवल पे, ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे, उनके लिए कोई खास पॉलिसी नहीं है कि उनको कोई संभाल पाए। और जैसे हरियाणा अच्छा कर रहा है स्पोर्ट्स में, उसके बावजूद भी मेरे को लग रहा है कि उनको नहीं संभाला जा रहा, जो बीच के हैं, जो बीच में रह जाते हैं बेचारे। इसलिए स्पोर्ट्स को एक रिस्की करियर मानते हैं, बहुत रिस्क है इसमें, टाइम यूज स्पेन जैसे, और उसमें दूसरी आप इतना लगाते हैं इसमें 10 साल 15 साल लग जाते हैं, और उसके बावजूद भी आप कहीं नहीं पहुंच पाते। इसलिए बच्चे इसमें नहीं आते, या पेरेंट्स सोचते हैं, हेजिटेट करते हैं इसमें। मेरे को लगता है कि उनको भी संभालना चाहिए जो नीचे के जो लोग हैं, क्योंकि क्यों करें हम स्पोर्ट्स, कोई भी काम करें क्यों करें हम। और ख़ासतौर पे लड़कियों के कनेक्शन में मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा में आप देखेंगे कि गाँव में पर्दा करते हैं, आज भी पर्दा करते हैं, और ऐसे समाज से लड़कियों को निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे गीता अभी इतने लेवल पे बेचारी पहुंची है इतने साल करने के बाद, और उनको एक जॉब मिला है इंस्पेक्टर का, तो मैंने इंस्पेक्टर के लिए तो वैसे ही ये क्वालिफाइड है, ग्रेजुएट हैं, सीज ग्रेजुएट, तो वैसे ही एलिजिबल है। बट चलो एनी हाउ कि ये भी वहाँ पहुँचने के बाद इसको मिला है। जो बीच में बेचारे बच्चे अटक जाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी नहीं है कि प्रावधान कोई ऐसा नहीं है जी। कि अच्छा गीता, अब आपको क्या लगता है कि आपको सरकार ने मदद करी है, लेकिन क्या आप संतुष्ट हैं उससे? गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों के लिए काफ़ी कुछ हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है, जितने भी कॉमनवेल्थ में लगा हो, आप एशियन गेम्स में या फिर ओलंपिक में। लेकिन मुझे मेरे साथ लगता है कि कुछ सरकार ने थोड़ा बहुत भेदभाव किया है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस मेरी है उसके और जो और खिलाड़ियों की, बाकी खिलाड़ियों, कुछ खिलाड़ी हैं जिनसे अच्छी भी परफॉर्मेंस है मेरी, उनको डीएसपी हरियाणा पुलिस ने लगाया हुआ है। लेकिन मुझे इंस्पेक्टर का पद जो कॉमनवेल्थ के मेडल के आधार पे था, उसके बावजूद मैंने वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल लिया, उसके बाद मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, उसके बाद लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नहीं देखा। यानी कि भेदभाव आपको लगता है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे मेरे साथ लगता है। लेकिन मैं बाकी और खिलाड़ियों की बात करूं तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने खिलाड़ियों के लिए। अच्छा अनीता, आपका कैसा अनुभव रहा इसमें कि सरकार ने आपको कितना प्रोत्साहन दिया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल के बाद तो बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, और अच्छी कैश अवार्ड दिए, गाड़ी दी, और अच्छी मतलब रैंक दिया मुझे। और उससे पहले जो ज़रूरी होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, उससे भी ज़रूरी होता है, और बाद में मतलब संभाला जाता है जब खिलाड़ी टॉप पर होता है उस टाइम पर। तो लेकिन गेम के बाद, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद अच्छा किया गवर्नमेंट। अच्छा ओपी जी, आपका क्या सजेशन है? जैसे कि आपने बताया कि जो एक पीक पे खिलाड़ी पहुंच जाता है, जब वो पदक जीत के आ जाता है, जब वो अपने आप को प्रूव कर लेता है कि देखिए मैं इतनी दुनिया से लड़ा हूं, उसके बाद मैंने अपना ये मुकाम हासिल किया, तब सब उसको आके प्रोत्साहन देते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं। आपके लिए क्या सुझाव आप देना चाहते हैं जो बेचारे बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, किसी भी वजह से असफल रहे, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार किस तरह की मदद करे? स्पोर्ट्स अभी भी प्रायोरिटी नहीं है गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं है इसलिए उसके ऊपर बजट एलोकेशन वगैरह बहुत कम है। जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे एडवांस स्पोर्ट्स एडवांस कंट्रीज हैं उनके, तो बहुत ही बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, तो वहाँ उनको डालने की ज़रूरत है। दूसरा, स्पोर्ट्स पॉलिसी कई बार आती है लेकिन इतनी उसमें खामियां होती हैं, कई बार तो टाइम ही बहुत लगाते हैं, स्पोर्ट्स पॉलिसी आ रही है करके,
और मेरे को लगता है जब स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाते हैं पॉलिटिकल लेवल पे नहीं बननी चाहिए, प्रोफेशनल लेवल पे बननी चाहिए। रिजर्वेशन किया है लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। एक तो उसका परसेंटेज कम है, लेकिन उसके जो रूल रेगुलेशन जो बनाए उसमें सही फिट नहीं बैठते, चाहे वो एजुकेशन की बात है चाहे दूसरी है। अब स्पोर्ट्स में जितना टाइम हम लगाते हैं और उसके बावजूद रेगुलर एजुकेशन करना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मुश्किल लगता है, तो उसमें वहाँ उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, मेरा अपना मानना ये है। और दूसरी भी कुछ बातें हैं तो उस सारे उसको देख करके ही ध्यान रखना, ये नहीं कि भाई आप ये मेडल ले लो, जैसे अनाउंस किया हुआ है कि अगर आप ओलंपिक में गोल्ड ले लेंगे तो इतने करोड़ दे देंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा सिस्टम ये डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे सबको प्रोत्साहन देना चाहिए, सरकार कुछ इंसेंटिव्स निकाल रही है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। आपको क्या कहीं ना कहीं लगता है कि कोई ऐसी गेम है या खेल स्तर में भी सरकार या कोई भी इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है गेम्स को? जैसे आपकी रेसलिंग को आप बाकी खेल के साथ जितने भी खेल हैं, बॉक्सिंग है, आर्चरी है, बैडमिंटन है, शूटिंग है, इन सब के साथ मिला हुआ पाते हैं या अलग पाते हैं? ओलंपिक से हमारे को निकाल दिया अभी। हाँ। वो भी डिस्क्रिमिनेशन ही समझता हूँ मैं, क्योंकि सबसे 181 कंट्रीज एफिलिएटेड हैं इस खेल को, और ये गांव से जुड़ा खेल है। चाहे किसी भी एडवांस कंट्री में आप चले जाइए, ये मिडिल और लोअर क्लास का गेम है, उसको आप बाहर निकाल रहे हैं। एलीट क्लास के जो गेम है उनको आप अंदर रख रहे हैं। जी, इस पर हम और चर्चा करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए गोष्ठी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गोष्ठी में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में खेल जगत से जुड़ी जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अभी आपने ब्रेक में जाने से पहले बोला कि यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है रेसलिंग को लेकर, तो वो क्या कंट्रोवर्सी है और आपको क्या लगता है कि सिर्फ रेसलिंग ही उसमें क्यों शामिल हुआ, जबकि रेसलिंग इतने पदक लेकर आ रहा है? हमारे सामने गीता है, हमारे साथ अनीता है, साथ में सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, इन सब ने इतना अपना नाम कर दिया है, इस गेम का स्तर इतना ऊंचा कर दिया है। उसके बावजूद आज रेसलिंग जो है कंट्रोवर्सी पे है। ओलंपिक्स में रेसलिंग के ऊपर तलवार लटकी हुई है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जब इसको निकाला गया तो इमीडिएट कोई नहीं आया था, रीज़न नहीं दिए थे, लेकिन स्लो चीज़ें आ रही हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जो मेंबर्स थे वो अपने व्यूज़ दे रहे थे, उनसे पता लग रहा था कि हमारी गवर्नेंस की भी एक कमी रही है, हमारा गेम मीडिया फ्रेंडली इतना नहीं था, जबकि पर्सनल लेवल पे मैं नहीं मानता। तो हमने उन चीज़ों में सुधार किया है और मेरे को लगता है अगर वापस आने में हमें जो भी कुछ करना चाहिए, हमारा फिलहाल प्रेसिडेंट भी बदल दिए गए हैं, दूसरे आ गए हैं, हमने रूल भी अभी चेंज कर दिए गए हैं, और उन जो अभी बदले हुए रूल्स हैं उनके हिसाब से मेरे को लगता है इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और ये मीडिया फ्रेंडली रहेगा और दोबारा से वापस आ जाएगा। अच्छा गीता, आप बताइए, जैसे हमने बात की कंट्रोवर्सी की, आज शायद ऐसा स्थिति आ चुकी है कि जब हम रेसलिंग को ओलंपिक्स में नहीं के बराबर देख रहे हैं, क्योंकि अभी यही चल रहा है कि रेसलिंग को शामिल किया जाए, ओलंपिक्स में नहीं किया जाए। इस स्थिति में आप कहाँ देखती हैं रेसलिंग में भविष्य अपना? बिल्कुल, अगर रेसलिंग अगर 2020 में ओलंपिक में नहीं रहता है तो ये पूरी रेसलिंग जगत के लिए दुर्भाग्य की पूर्ण बात है। हर किसी का भी पहले टारगेट होता था, किसी का लक्ष्य होता था कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं या वर्ल्ड में चैंपियनशिप में जाते हैं, लेकिन अब हर किसी का लक्ष्य ओलंपिक में मेडल लेना है। तो वो एक जो मकसद होता है, वो एक जो लक्ष्य होता है, तो अगर वो नहीं हम देख पाते तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का नुकसान होता है। अनीता, क्या लगता है कि सिर्फ ओलंपिक में अगर मान लीजिए जगह नहीं मिलती है रेसलिंग को, तो क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में खिलाड़ी कम आएंगे? सबका सपना होता है कि हमारे बच्चे ओलंपिक में जाएं और ओलंपिक में मेडल जीतें, तो वो इसकी तरफ कम आएंगे। और जो जूनियर बच्चे अभी जो कर रहे हैं, मतलब उनका जो सपना था कि हम 220 ओलंपिक में जाएंगे और मेडल लाएंगे, तो वो बिल्कुल टूट जाएंगे। तो ये बहुत दुख की बात है। और जो मुझे लगता है जो कि ओलंपिक में जो 2000 ओलंपिक में कि रेसलिंग को निकाला जाएगा, ये ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि रेसलिंग रहेगा। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि रेसलिंग रहेगा, आजकल एक डोपिंग प्रॉब्लम भी बहुत देखी गई है खेल जगत में, क्या लगता है आपको? डोपिंग देखिए एक मीनस है, इसमें एक बुरी बात है खेल के अंदर, और रेसलिंग भी इसमें अछूता नहीं है। जब ओलंपिक से किसी गेम को निकालते हैं उसके सर्टेन क्राइटेरिया हैं, उनमें डोपिंग भी एक है कि डोपिंग को कैसे हैंडल कर रहा है ये फेडरेशन, रेसलिंग की जो इंटरनेशनल फेडरेशन है। लेकिन रेसलिंग में नंबर्स अगर आप देखें तो कम है दूसरे खेलों से। और मैं इसका अपने इंडिया में खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहूँगा आपको
कि कई बार उसकी बच्चा अवेयर भी नहीं है, उसकी लैक ऑफ नॉलेज से भी ये हो जाता है। क्योंकि देखे गए हैं अभी पीछे कुछ पॉजिटिव आए हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे थे बेचारे, सप्लीमेंट्स के अंदर कुछ उसमें था जो बैन ड्रग्स, जो साल्ट थे वो बैन, वो उसमें थे। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि आप कोई भी सप्लीमेंट्स लें, वो उसके इंग्रेडिएंट्स पहले जांच करा लें और फिर वो सप्लीमेंट्स लें। क्योंकि अपने सप्लीमेंट्स को ज़्यादा बेचने के लिए कुछ उनमें एडिशन कर देते हैं, वो कुछ स्टेरॉइड वगैरह डाल देते हैं और उससे वो बच्चे बेचारे पकड़े जाते हैं। दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूँगा कि कई बच्चे, कोई बीमारी है, कोई क्रोनिक डिजीज है या कोई उसको कोई मेडिसिन लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए प्रोविज़न किया है कि आप पहले से एक थेरेपेटिक एक उनको बचाव है उसमें, उसके तहत एक फॉर्म ले लें और उस फॉर्म को भर के पहले से जमा करा दें कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, डॉक्टर से वेरीफाई करा के, तो आप उसमें नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है कि अवेयरनेस और नॉलेज अगर हम फैलाएंगे तो ये कम होगी, कम हो जाएगी। अच्छा गीता, आपकी आगे की रणनीति क्या है? अब आपने कॉमनवेल्थ जीत लिया है, ओलंपिक्स में आपका जगह आप बनाने लगी हैं, अब आपकी आगे की रणनीति क्या बनेगी? अभी फ़िलहाल तो हमारे नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, अभी इस साल का टारगेट वही है, लेकिन 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं और जो ओलंपिक है 16 में रियो ओलंपिक, तो लक्ष्य वही है, सपना वही है कि अब की बार पदक लेके आना है देश के लिए। अनीता, आपकी रणनीति क्या है? मेरी भी मेन तो इस साल का तो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप, उस पर ध्यान है और आगे 2014 में एशियन गेम है उनमें मेडल लाना। आप कॉमनवेल्थ 2010 में गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, आपने इंडिया का नाम रोशन किया है, उसके बाद से आज की अनीता में कितना अंतर आया है? इतना स्पोर्ट मिला उस टाइम पर एकदम से, तो सोचा भी नहीं था मैंने इतना मिलेगा, और उसके बाद मतलब इंस्पायर हुई मैं बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंटरेस्ट से गेम करने लगी। अच्छा गीता, जब आप इतना अच्छा आप खेल चुकी हैं, आपने नाम किया है, गीता फोगट को अब हर कोई जानता है, आपकी सिस्टर भी हैं बबीता जिन्होंने अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, इस स्तर पे आके, इस पोजीशन पर आके आप हरियाणा की महिलाओं को या उनके माता पिता को, अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को, लड़कियों को इस फील्ड में डालें? अगर हम भी एक गांव से निकल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सबसे बड़ा इसका कारण ये रहा कि मुझे मेरे माँ बाप का, परिवार का सपोर्ट रहा है। तो जो भी माता पिता इस शो को देख रहे हो तो वो अपनी लड़कियों को किसी भी, मैं रेसलिंग गेम की बात नहीं कर, किसी भी फील्ड में निकालो, लेकिन अगर उनको फ्रीडम दो और उनको सपोर्ट करें तो हमसे भी आगे, हमसे भी ज़्यादा देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही कामना करते हैं कि इसी तरह से आपका स्तर बढ़ता रहे, पदक पे पदक आए और हमारे भारत का नाम रोशन हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो आज की गोष्ठी में यही बात सामने आई है कि हरियाणा में महिलाओं का स्तर बदल चुका है, यहाँ की सोच बदल रही है। उसी का नतीजा है कि यहाँ की महिलाएं आज पदक जीत रही हैं, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। और हमारी यही आपसे दरख्वास्त है कि भ्रूण हत्या को रोकें, यहाँ पे महिलाओं को और मौका दें ताकि वो अपना, अपने परिवार का और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार। Thank you.